तो गाइस आज हम जा रहे हैं यहाँ पे स्मृति अर्थक्वेक म्यूजियम। यहाँ पर हमें अर्थ की अलग अलग लेयर्स दिखाई है। सबसे अंदर है वो इनर कोर है, उसके बाद येलो कलर की आउटर कोर और एक मैंटल और ये क्रस्ट जिसके ऊपर हम सब रह रहे हैं। जो हवा की तीव्र गति के कारण उत्पन्न होता है। आप इसके अंदर देख पाओगे कि पूरा किस प्रकार बनता है, वो धीरे धीरे बनेगा। देखिए सबको दिखाई क्या तुम चल सकते हो? नहीं चल पाए। हुआ है यहाँ पे अर्थक्वेक म्यूजियम। अब अंदर जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से ये एंट्री है, पार्किंग भी इनके काफ़ी पीछे है। और अगर आपके साथ ऐसा कोई पर्सन आता तो ज़्यादा ना चल पाए तो आप उसको ड्रॉप करके वापस लेके जाइए अपना व्हीकल और पार करके वापस आइए पैदल। तो ये बच्चों का प्ले एरिया दिख रहा है यहाँ पर। तो ऊपर एक मंदिर है शेषनाग जी का, तो उसी का ये डिज़ाइन बना हुआ है। ये आई थिंक ये उसकी पूंछ है। ये ऐसे जा रही है और पूरा ऐसे घूम के ये जा रहा है पूरा अंदर की तरफ। काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर मानव जीवन का विकास और 2001 का भूकंप कितना विनाशकारी था उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर 1 से 7 गैलरी है। हर गैलरी में हमारे गाइड रहेंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। 6 नंबर की गैलरी यानी कि अर्थक्वेक सिम्युलेटर, जहाँ पर हम भूकंप का अनुभव करेंगे। वहाँ पर 10 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं अलाउड नहीं है, तो वो लोग वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। उसका एक टाइमिंग रहेगा, हर 40 मिनट के बाद 20 मिनट का ब्रेक। अगर आप ब्रेक के समय वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। प्लीज अपनी टिकट संभाल कर रखिएगा। ये हर गैलरी की स्टार्टिंग में स्कैन या फिर पंच होगी। अगर आपके पास टिकट्स नहीं होगी तो आपको नेक्स्ट गैलरी में एंट्री नहीं मिलेगी। आप गैलरीज में फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं, लेकिन जब गाइड आपको परमिशन दे तब, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि चल रहा प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर जो आज आप देखते हैं वो कल नहीं था और शायद कल नहीं होगा। प्राकृतिक संसार में जो भी हम देखते हैं वो एक लगातार बदलाव के कारण है। हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं। हमारा अस्तित्व भी इसी परिवर्तन के कारण है। ये लगातार बदलाव दुनिया को नया और जीवंत बनाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा। इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तभी ऊंट तैरना सीख जाते हैं। शिंकारा 2 बूंद ओस पर जिंदा रहता है और पौधे खारे पानी में पनपने लगते हैं। बदलाव के साथ सीखने, समझने और नया रूप लेने की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। परिवर्तन को संसार अपना
संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर करेंगे। गाइस, यहाँ पे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि कितनी लेयर होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, इस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर हमें अर्थ की अलग अलग लेयर्स दिखाई है। सबसे अंदर है वो इनर कोर है, उसके बाद येलो कलर की आउटर कोर और एक मैंटल और ये क्रस्ट जिसके ऊपर हम सब रह रहे हैं। क्रस्ट है वो सबसे पतली लेयर है। लेयर्स को देखने के बाद आपके पीछे सेकंड मॉडल है। सभी विजिटर्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट की तरह बाउंड्रीज दिखाई। ये निरंतर सक्रिय है, हमें सपोर्ट करती है। इनकी वजह से ही भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत जैसी घटनाएं घटी। इन प्लेट का आपस में व्यवहार कैसा है वो हम आगे समझेंगे। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराकर इस तरह से ऊपर जाती है तो बड़े बड़े पहाड़ दसते हैं। जो हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, वो सभी इसी सिचुएशन में बने, इसी की जगह। जब दो प्लेट एक दूसरे से इस तरह से दूर जाती है तो बड़ी बड़ी खाई करती है, और जब दो प्लेट एक दूसरे को इस तरह से समांतर होती है तब भूकंप होता है। भूकंप इन तीनों मोमेंट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा तीव्रता वाले होते हैं। इसके बाद आप पीछे रखे गए फोसिल्स देखेंगे जो कि कच्छ के प्रदेश में से मिले हैं और सभी ओरिजिनल है। कच्छ के समुद्र यहाँ पे आप वीडियो में देखोगे 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी जो है वो एक आग का गोला थी। बहुत सारे बदलाव होने के बाद ही पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ है। तो कभी दूर हो जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ स्पीड टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंशिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंशिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रही। सभी आगे आ जाइए, वीडियो ओवर हो गई है। यहाँ पे आप गुजरात के मैप में 11 फॉल्ट लाइन देख सकते हो। 1 नंबर पे कच्छ मेनलैंड फॉल्ट को दिखाया है और 9 नंबर पे साउथ वागड़ फॉल्ट को दिखाया है। इन दो फॉल्ट लाइन की वजह से 2001 में अर्थक्वेक आया था और इन्हीं फॉल्ट लाइन की वजह से अर्थक्वेक आते रहते हैं, चेंजेस होते हैं और वाइब्रेशन भी होता है। फिर आपको आगे की तरफ जाना। यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे यहाँ पर आप एक परछाई को देख पाएंगे। एक जर्नी स्टार्ट होगी जिससे हम देख पाएंगे कि आदि मानव से मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ से सेंटर में से सभी लोग सिंगल लाइन में आगे आएंगे और इस तरफ देखते जाएंगे। सभी को यहाँ से सेंटर में से सिंगल लाइन में आगे आना है और इस तरफ देखते जाएंगे। आ जाइए सर इस तरफ। यहाँ पर आप एक पुराना ट्रैक्टर देख सकते हैं, एक पुराना व्यापार मार्ग। आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी के लोग व्यापार करने के लिए कौन से जल और जमीन मार्ग का उपयोग करते थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरफ की जो वाइड लाइन आप देख सकते हैं वो सभी जमीन मार्ग है। समुद्र के अंदर जो भी लाइन हमें दिख रही है वो सभी जल मार्ग, इन्हीं मार्ग से सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे। आदिमानव से मानव सभ्यता का विकास होने के बाद उन्होंने जो जो खोज की उसको आप यहाँ पे 4 मॉडल में देख पाएंगे। पत्थर में से हथियार बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, देखते जाइए। कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत की और घर बनाने के लिए ईंटें बनाना शुरू किया। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे उसकी जरूरत बढ़ती गई। जरूरत को पूरी करने के लिए उसने आदान प्रदान प्रक्रिया शुरू की, जो यहाँ अलग अलग गिनती में रखी गई है। अर्धकीमती धातु और कीमती पत्थर का उपयोग चलन दौरान करने लगे। आंतरिक व्यापार उसने जमीन और जलमार्ग किया और नापतोल के लिए उसने विविध पत्थरों का उपयोग किया। और एक यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के 4 प्रसिद्ध नगर के मॉडल दिए गए। पहला है धोलावीरा, जो अपनी जल संचय प्रणाली और गटर व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है लोथल, जो अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा है बगसरा, जो अपनी ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट में सूटकोटला, जो अपनी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, क्राफ्ट के लिए। तो सभी लोग देख लीजिए सभी मॉडल को। तो सामने अभी 2nd नंबर में जाना है हमको। यहाँ पे भी इन्होंने टिकट चेक करी है, तो एक बार आप टिकट लेते हैं तो उसे कैरी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोबारा से दिखानी पड़ेगी। नमस्ते, पूर्ण प्राप्ति गैलरी में आपका स्वागत है। इस गैलरी के अंदर गुजरात के भौगोलिक परिस्थिति और उसमें आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानेंगे। आगे एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाई है जिसमें हम गुजरात के भूदृश्य के ऊपर देखेंगे। सभी यहाँ से आगे आ जाइए। और ये तक भारी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण
गुजरात में चक्रवात, सुनामी और फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम है। यहाँ पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भीतर है, समुद्र की सतह के काफी नीचे। कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सब दक्षिण जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती है। ऐसी लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का मिलन होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में पंच की खाड़ी है जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि पर फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्ध शुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे तटीय जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है जो उभरे हुए तलछट भंडार, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, वन्नी भैंस और चिंकारा का घर है। रण के ये विशाल नमक मैदान बाढ़ में कच्छ जिले को एक छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक आम भूमि से रेतीले नमक के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत आम बात है। साथ ही साथ श्यामनगर, राजपूत, पाकर और बनासकांठा ये स्थिति बनी रहती है। 17वीं शताब्दी से अब तक यहाँ मध्यम से बहुत बड़े पैमाने वाले भूकंपों का इतिहास रहा है। अपनी भौगोलिक, भौतिक और जलवायु की विशेषताओं के कारण गुजरात में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है। हमेशा एक ही होता है। उस पर एक प्रयोग दिखाया है। अंदर की ओर आप देख सकते हो 3 पत्थर रखे हुए हैं, जिसमें से पहले पत्थर के ऊपर पानी, दूसरे पे हवा और तीसरे पे वाइब्रेशन
वाइब्रेशन का कंटिन्यू प्रेशर है और लॉन्ग टाइम के बाद इसमें क्या चेंजेस होगा वो हम यहाँ पे टैबलेट स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे। देखिए, जिनको दिखाई दे रहा है वो सभी देखिए, लास्ट वाले बाद में देख सकते हो। यहाँ पे ये 10 से 20 साल बाद, 20 से 40 साल बाद कंटिन्यू पानी के कारण इस प्रकार इस पे चेंजेस होते जाएंगे, बदलाव होते जाएंगे। अंदर की ओर जो पत्थर रखा है इसके ऊपर इस प्रकार होगा। चलिए आ जाइए, जिन्होंने देख लिया वो आगे आ जाए ताकि पीछे वाले भी देख सके। आ जाइए सभी, जो देखते वो आगे आ जाए। ऐसे ही सेकंड वाले के ऊपर कंटिन्यू एयर का प्रेशर है, हवा की वजह से क्या होगा वो यहाँ पे देखना है। देखिए, हवा के कारण इस प्रकार होता जाएगा। चलिए आ जाइए आगे। ऐसे ही लास्ट वाले पे वाइब्रेशन हो रहा है, कंटिन्यू वाइब्रेट होने की वजह से यह पत्थर धीरे धीरे क्रैक होता जाएगा, टूटता जाएगा इस प्रकार। पीछे जो भी देख ले वो सभी आगे आते जाइएगा। देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती है और वहाँ आने के पीछे वजह क्या है। इस साइड आप देख सकते हो 3 मॉडल्स दिखा है, जिसमें से पहला मॉडल है भूकंप का, उसके बाद दूसरा है बाढ़ का और लास्ट है साइक्लोन का यानी चक्रवात। तो मॉडल के थ्रू देखेंगे, सभी आगे से ऊपर की ओर आ जाएंगे। के 2 सेंटर दिखाए हैं। जैसे भूकंप का जो केंद्र बिंदु होता है, जो फर्स्ट वाली लाइन दिखाई है, उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है, जहां से वो स्टार्ट होता है। और भूकंप की तीव्रता जिस विस्तार तक फैली होती है, जैसे ये लास्ट लाइन है, उसको एपिसेंटर कहा जाता है। वो इस मॉडल के थ्रू दिखाया है, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर। ठीक है, ऐसे ही ये बाढ़ का मॉडल है। चौथी से बारिश और नदियों के अति प्रवाह की वजह से जो बाढ़ आती है, जिसको हम पूर्वी कहते हैं, वो आप इसके अंदर देख सकते हो कि किस प्रकार होता है। मॉडल है जो हवा की तीव्र गति के कारण उत्पन्न होता है। आप इसके अंदर देख पाओगे कि पूरा किस प्रकार बनता है, वो धीरे धीरे बनेगा। देखिए, सबको दिखाई देगा। यहाँ पर ये कच्छ का बनी एरिया दिखाया है, बनी प्रदेश। यहाँ पर किस प्रकार आबोहवा में बदलाव होते हैं और कौन कौन सी, जैसे हमने ये समर में बनी बफेलो सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस प्रकार ऐसे सीजन वाइज आप देख सकते हो। देखिए ये है चिंकारा, यहाँ पे आएगा। ये समर में है। ऐसे ये मॉनसून का हमने किया, ये पूरे उसके आबोहवा में बदलाव हो गए। तो यहाँ पे आएगा फ्लैमिंगो, ये फ्लैमिंगो देखिए, ये मॉनसून में। हाँ, ऐसे ही ये है विंटर का, देखिए आएगा। ये है कैरकर, जिसको जंगली बिल्ली भी कहा जाता है, जो ज्यादातर जंगल में देखने को मिलते हैं उस एरिया में। ठीक है, ऐसे ही हम उस साइड कच्छ का रण प्रदेश देखेंगे। ये हमने कच्छ का बनी प्रदेश देखा, यहाँ पे सब में सेम है, जो हमने वहां पे देखा वैसे ही दिखाया है। सभी इस साइड आ जाइए। समर का, ये है मानसून का, और उस साइड जो विंटर का, जो सफेद रंग हो जाता है ना, व्हाइट डेजर्ट, वो ये विंटर। ऐसे कच्छ के रण में बदलाव होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी। करोड़ों साल पहले कच्छ की भूमि समुद्र का हिस्सा थी और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से मिल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों गुण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभरता और उसमें समाता रहा। समय के साथ जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ने, जो आज भी जारी है, इसे एक खास रूप में ढाला। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई।
जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहां से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह सनसनी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सहभूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत। एक विशाल प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गई। अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भूक्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैखिक टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य और प्रकृति अपनी यात्रा में इन बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं। इसका प्रसिद्ध भूंगा है। कच्छ भूकंप के 5वें जोन में आता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। यहाँ के लोग ऐसे भूंगे में रहना ज़्यादा सुरक्षित मानते थे क्योंकि इसमें जान आनी बहुत कम होती है। ये भूंगा कच्ची मिट्टी, लकड़ी, गोबर और इसकी जो छत है वो घास से बनती है। इसलिए साइड में जो आप 3 मॉडल्स देख रहे हैं वो मीठे पानी को सक्रिय करते हैं। फर्स्ट वीडा, सेकंड स्टेप वेल यानी वाव और लास्ट में हमीरसर लेक है जो भुज में है। देखते देखते आगे जाना है। किसी भी चीज़ को ड्राइव अलाउड है और सामने 3rd नंबर की अंदर आपने देखा और अभी हमें 3rd गैलरी में जाना है जो कि सामने ही है। तो फटाफट चलते हैं, इसलिए इसमें इतना टाइम लग जाता है क्योंकि सब कुछ डिटेल में बताते हैं लोग। इस विभाग में भूकंप की वजह से जो विनाश हुआ उनको दर्शाया है। भूकंप के 90 सेकंड तक लोगों ने जो अनुभव किया और जो आवाज़ें सुनाई दी यह गैलरी के माध्यम से दिखाया है। यह मकान का एक दृश्य दिखाया गया है जो
उस टाइम लकड़ियाँ कम पड़ने लगी, तब बाहर से लकड़ियाँ मंगवानी पड़ी थी। तो सामने यहाँ इतनी सारी लकड़ियाँ इसलिए बताई गई है। भूकंप के दौरान टेलीकम्युनिकेशन बंद हो गया था। कुछ घंटों के बाद जब फिर से स्टार्ट किया गया, तब अलग अलग जगहों से मदद के लिए कॉल आने लगी। कंट्रोल रूम के यहाँ तय नहीं कर पा रहे थे कि हम कौन सी जगह पर जाए हेल्प करें। और उस टाइम कंट्रोल रूम की सिचुएशन क्या थी, वो आप कंट्रोल रूम के अंदर जाकर देख सकते हैं। एक साथ कितने सारे कॉल आ रहे हैं। चलिए हटिए, हटिए सामने से। यहाँ से मलबा हटाना है, जेसीबी लेकर आओ। जी साहब, चलो ऑपरेशन चालू करो। रुको, जेसीबी रोक दो। जी सर, यहाँ आओ। यहाँ से किसी की आवाज सुनाई देगी, वो जिंदा है। हाँ सर, मुझे भी सुनाई देगी। बहुत ध्यान से हाथ से मलबा हटाना है। हाँ, यहाँ डिटेक्ट हुआ। टीम कोई है? जल्दी आओ। जी सर, यहाँ डिटेक्ट हुआ है, समझे? जी, 4 बंदे बुलाओ और जल्दी से मलबा हटाओ। जल्दी डॉग स्क्वाड को बुलाओ। लोगों ने बताया यहाँ भी एक फैमिली थी, यहाँ। और ये स्लैब काटने के लिए स्लैब कटर मंगाओ। जी अभी ठीक है सर। यहाँ पर जी सर। तो 10 लोग अभी भी यहाँ दबे हुए हैं। अच्छा, तो क्या डॉग स्क्वाड यहाँ पर नहीं आए थे? नहीं सर, अभी भी कुछ लोग यहाँ जिंदा है। हाँ, डिटेक्ट किया मैंने। तुम एक काम करो, इसको काटो, फिर उसके बाद ये स्लैब हटाते हैं, ठीक है? जी सर, चलो जल्दी करो। क्या तुम चल सकते हो? नहीं चल पाएगा। नहीं चलते सर, इसको पैर में चोट लगी है। ठीक है सर। हटिए, आराम से। म्यूजियम 4 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं क्या दिखाते हैं। लोगों को पुनर्वासित करने में सफल हुए हैं और ये अभियान अभी भी जारी है। केंद्र ने हमें ये भी आदेश दिया है कि हम गुजरात में एक कार्यबल का गठन करें जो हमारे सभी अभियान के लिए योग्य और कुशल लोगों का चुनाव कीजिए। हमें इस पर काम करने के लिए सबसे होनहार और काबिल लोगों की जरूरत है। 8
फरवरी 2001 को गुजरात सरकार ने आधिकारिक रूप से GSDMA का गठन किया, जिसका मुख्य काम गुजरात के पुनर्वास और पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करना था। गुजरात को वापस खड़ा करने में इस संस्था का अहम योगदान रहा। आज यह गुजरात सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकरण है, जिसमें बहुत ही प्रशिक्षित लोग काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में गुजरात के लोग सुरक्षित आए। यहाँ से कीजिए। अच्छा, ओके। गैलरी में चलते हैं। ये आपदा मोचन उपकरण सिक्स में जाके देखते हैं क्या।
हेमंत गैलरी में आए हैं। पुनर्संरचना होते हुए देखी जो अपरिहार्य थे। हम इस धरती के उन फरिश्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तारों की तरह हमारी सहायता की। इस पवित्र स्थल पर यहाँ सभी अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनकी खोई रूहों को श्रद्धांजलि दीजिए। हम सब हमारा हिस्सा हैं, तारों से हम है रोशन, हमारे कण कण में करिश्मा है। दिखते हैं जिस्म लेकिन हम सब एक जान है। आइए हम उन रूहों को अपनी यादों में जिंदा रखें। जो रूह बुझ गई है उन्हें अपनी ऊर्जा से यादों में सुलगाएं। ये जो सारे काम